नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के लोक साहित्य कारकों के बारे में सभी एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी। और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी एमपी जीके एमसीक्यू की एक आपके लिए निःशुल्क सीरीज चला रहा है। आप उसे जरूर ज्वाइन करें और उसका पूरा फायदा उठाएं। इसके अलावा आपके लिए हिस्ट्री और पॉलिटी की भी एक निःशुल्क सीरीज प्रदान की जा रही है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए इस निःशुल्क सीरीज का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों के बारे में। देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए सबसे पहले आते हैं संत सिंगा जी। आप इन्हें बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, संत सिंगा जी। अब देखिए इनकी कोई जन्म तारीख एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर बोला जाता है कि 15वीं-16वीं शताब्दी के लगभग इनका जन्म हुआ था। अब अगला आता है कि इनका जन्म हुआ था खजूरी गांव बड़वानी जिले के। तो बड़वानी जिले के खजूरी गांव में इनका बर्थ हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए इनकी साधना स्थली या तप स्थली क्या कहलाती है? पीपलिया गांव, जो कि पुनासा तहसील में है और जिला खंडवा में। इन्हें संन्यास लेने के बाद जो है अपनी कर्म स्थली या कहें साधना स्थली बनाया था किसको? पीपलिया गांव को। आगे इसके बारे में, पीपलिया गांव के बारे में, इनके स्वामी जी के, गुरु जी के बारे में हम जानकारी और देखेंगे। पहले हम प्राइमरी बातें कर लेते हैं। तो देखिए इनके पिता का नाम आता है भीमा जी और माता का नाम था गुप्ती देवी। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब देखिए अगले आती है दो महत्वपूर्ण उपाधियां। संत सिंगा बोजी को बोला जाता है मालवा का कबीर। चूंकि ये कबीर के समकालीन थे तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है मालवा का कबीर। और दूसरा पॉइंट आता है निमाड़ में पशु रक्षक देवता। तो निमाड़ क्षेत्र में इन्हें क्या कहा जाता है? पशु रक्षक देवता। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। इनका जन्म स्थान, कर्म स्थली, माता पिता का नाम और ये दोनों उपाधियां। चलिए आगे हम चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। अब देखिए आते हैं इनके सन्यासी जीवन के बारे में। स्वामी मनरंग से मिलने के बाद इन्होंने जो है सन्यास ले लिया और पीपलिया ग्राम में जो है असाधना की, जो खंडवा जिले में आता है। वर्तमान में इस पीपलिया गांव का नाम बदलकर संत सिंगाजी ग्राम रख दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेले का भी आयोजन होता है, मंदिर भी है, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं सिंगाजी टापू पर। अब देखिए आती है इनकी रचनाएं। तो देखिए इन्होंने खुद अपने हाथ से कोई बुक नहीं लिखी थी। इनके अलग अलग शिष्यों द्वारा जो है इनकी रचनाओं को संकलित करा गया। तो ये बस सभी नाम आप याद रखना और इतना याद रखना कि ऑप्शन में आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि इसके रचनाकार कौन है। जैसे परचरी, तो परचरी जो है इनके द्वारा लिखी हुई बुक नहीं है, इनके शिष्यों द्वारा संकलित है। बारहमासी या बाबा सिंगाजी की वाणावली, 15 तिथि, 8 बार सिंगाजी का दोष बोध, साखिया, भजन, नरद और 7 वार तिथि। तो ये सभी के बस आप नाम याद रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जैसे आगे दिया इनके शिष्य थे कोई परचुरी, उन्होंने इनकी शिक्षाओं को परचुरी ही नाम से संग्रहित किया है। तो आप इतना डिटेल में ना जाए, बस बुक्स के नाम याद रखना और इनके रचनाकारों संत सिंगा जी। चलिए आगे हम चलते हैं। अब अगले हमारे महत्वपूर्ण जो है साहित्यकार आते हैं, वो आते हैं इसूरी। इनका जन्म हुआ था 1841 में मऊ रानीपुर झांसी में और मृत्यु हुई है 1909 में। अब देखिए इनका पहला पॉइंट आता है, इनका वास्तविक नाम था हरलाल इसूरी। हरलाल इसूरी जो है इनका वास्तविक नाम था। अब आते हैं इनकी रचनाओं पर भी। तो सबसे पहली आती है इसूरी प्रकाश, जिसका संकलन करा था कृष्णानंद गुप्ता ने। तो आप पॉइंट याद रखिएगा। देखिए इसूरी जी ने भी कोई बुक नहीं लिखी है, सिर्फ इनके शिष्यों ने या इनके फैंस ने बाद में जो है इनकी सभी रचनाओं का संकलन किया। तो इसूरी प्रकाश में ध्यान रखिएगा, इनके रचनाकार हैं इसूरी जी और संकलन करता है कृष्णानंद गुप्ता। फिर दूसरी रचना है इसूरी फाग, तीसरी रचना है इसूरी सत्सई और इसका संकलन किया गौरी शंकर द्विवेदी जी ने। अब आता देखिए इनकी प्रेमिका का भी नाम आता है रजेऊ। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने काल्पनिक प्रेमिका भी बनाई थी, जिसका नाम क्या था? रजेऊ। इनके बारे में कोई ठोस जानकारी रजेऊ के बारे में उपलब्ध नहीं है। तो बस इतना ही पॉइंट याद रखिएगा आप, खास तौर से इनकी बुक्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, इतना ही एग्जाम में पर्याप्त होता है।
चलिए आगे चलते हैं, हमारे अगले साहित्यकार आते हैं घाघ। तो देखिए माघ भी बोला जाता है, घाघ या माघ दोनों एक ही पर्सन है। हमारी बुक्स में बहुत जगह घाघ दिया हुआ है, पर जैसे दे रहा है गवर्नमेंट द्वारा जो डाक टिकट जारी किया गया है इसमें महाकवि माघ लिखा हुआ है, तो एक ही पर्सन है। अब देखिए पहला आता है इनकी बर्थ प्लेस, इनका बर्थ हुआ था कन्नौज उत्तर प्रदेश में। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है इनका वास्तविक नाम, तो वो है देवकली दुबे। इनका वास्तविक नाम था देवकली दुबे। अब देखिए ओरिजिनली माघ जी जो थे वो एक एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे और ये खेतों में और अलग अलग स्थानों पर जाकर किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देते थे कि किस फसल को किस सीजन में लगाना चाहिए, उसको कौन सी खाद देना चाहिए और दूसरी बातें। तो इन सबको संकलित करा गया है घाघ भट्टरी नामक पुस्तक में। इन्होंने जो भी अपनी शिक्षाएं दी थी वो घाघ भट्टरी नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये एक महान जो है कृषि पंडित थे, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए इनकी सभी जो रचनाएं हैं इनका संकलन किसने करा था? राम नरेश त्रिपाठी ने। इनकी जो भी रचनाएं इन्हें प्राप्त हुई उन्हें जो है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित किया गया था। अब देखिए ये अकबर के समकालीन थे, तो अकबर द्वारा इन्हें चौधरी की उपाधि दी गई थी और इनके सम्मान में गांव का भी स्थापना की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना कि चौधरी की उपाधि अकबर द्वारा किसे दी गई थी, या इनकी रचनाओं का संकलन किसने करा है, या महान कृषि पंडित कौन थे, असली नाम देवकली दुबे, बर्थ स्थान, यही पॉइंट ऐसे जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब आते हैं देखिए जगनिक, हमारे मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार। तो देखिए पहला पॉइंट आता है कि इन्हें जगनिक को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। देखिए जयदेव जो है एक गीत गोविंद के रचनाकार हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत अच्छे ग्रंथ या बहुत अच्छे गाने जिन्हें गीत गोविंद कहा जाता है की रचना की थी। तो उसी कैटेगरी में जगनिक को क्या जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनका वास्तविक नाम था जगनिक राव, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है कलिंजर के राजा परिमल देव के जो है दरबारी विद्वान थे, उन्हीं के दरबार में थे। एक ये योद्धा भी थे, कवि भी थे। आपने नाम सुना होगा राजा परिमल को पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित किया गया था, युद्ध का वर्णन। तो आप ये ध्यान रखिएगा राजा परिमल के दरबार में रहते थे। अब देखिए आता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि इन्होंने आल्हा खंड की रचना की थी जो कि विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आल्हा खंड के रचनाकार कौन है? जगनिक, और ये विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है। अब देखिए ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो बनफरी। देखिए बुंदेलखंडी बोली की एक उप बोली है, उसका नाम है बनफरी। तो उस भाषा में जो है आल्हा खंड की रचना की गई है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आल्हा खंड की रचना किस भाषा में या बोली में की गई है, तो बनफरी। अब देखिए जगनिक जी ने भी कोई बुक नहीं लिखी है। चार्ल्स इलियट जो है ये एक अंग्रेज कलेक्टर थे फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के। इन्होंने इनकी सारी रचनाओं को जो है सबसे पहली बार संकलित किया था। तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स इलियट ने ही, फिरोजाबाद कलेक्टर ने इनकी रचनाओं को संरक्षित किया था। अब देखिए आता है मुंशी राम स्वरूप ने इस आल्हा खंड की रचना क्या की थी? हिंदी में। तो बस ये इतने ही पॉइंट याद रखिएगा आप जगनिक से रिलेटेड, खास तौर से आल्हा खंड के रचनाकार। यही सारे पॉइंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण है। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।